हाँ, तो बेटर क्लाइंट कौन सा होता है, ओवरसीज या गोरा क्लाइंट? तो देखो ऐसा होता है कि क्लाइंट कोई भी हो, गोरा हो, पाकिस्तानी हो या ओवरसीज हो, माइंडसेट सबका एक जैसा किसी का सिमिलर हो सकता है, किसी का एक जैसा, डिफरेंट माइंडसेट के डिफरेंट लोग आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला करते हैं वो पाकिस्तानी क्लाइंट करते हैं, ये बात है, क्योंकि उनका थोड़ा सा, असल में सोसाइटी भी ऐसी है ना, माइंडसेट ही हमारा ऐसे, तो उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन टर्म्स ऑफ, आप इन टर्म्स ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज को पीकेआर में तोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्लाइंट को कहोगे ना कि यार आप किसको कहते हो मुझे $250, आप उसको कहते हो मैं $400 चार्ज करूंगा, वो कहते हैं मैं तुम्हें $250 चार्ज करूंगा, $250 नहीं बताएगा, वो कहेगा कि देखो यार तुम पाकिस्तान में हो, तो $250 तो 40,000 रुपया बनता है, वो उस तरह हमें कहते हैं, वो कहता है 40,000 तुम्हारे लिए कोई काम थोड़ी है। उसको अब नहीं पता, उसको इसकी वैल्यू नहीं पता कि वही यही सर्विसेज अगर वो किसी गोरे से जाकर लेता है, या कोई गोरा किसी गोरे से सर्विसेज कराता है, तो वो इवन $100 पर आवर चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये है थोड़ा माइंड सेट का डिफरेंस है। तो सबसे बेहतर जो है गोरा क्लाइंट है, गोरे क्लाइंट को ये है कि थोड़ा सा अगर आप उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो जाओ ना, उनको थोड़ा सा एजुकेट कर दो, उनको थोड़ा सी गाइड कर दो, और उनको काम पे डिलीवरी दो, तो वो आपके साथ बड़ा अच्छा चलते हैं। वो आपको इतना पैसों का भी इतना मसला नहीं करते, बहुत कम होते हैं गोरों में ऐसे बंदे, बहुत कम होते हैं। और ओवरसीज भी काफी हद तक बेहतर होती हैं, क्योंकि वो ऐसा बंदा है जो कोई रिसेंटली गया हो, उसका थोड़ा सा माइंड सेट होता है। बाकी अगर कोई शुरू से ही वहां पे है तो उसका वो ओवरसीज भी इतना मसला नहीं करता, वो मान जाता है। लेकिन ये है कि आप फोकस करो कि आप अपना गोरा क्लाइंट हो या पाकिस्तानी हो, लॉन्ग टर्म क्लाइंट पकड़ो। यानी ऐसा क्लाइंट हो उसके साथ आप एग्रीमेंट कर लो कि भाई 12 महीने का हमारा एग्रीमेंट होगा, 1 साल का, और ये हमारी प्राइस सर्टेन प्राइस है। और अपने लेवल के हिसाब से अपनी प्राइस एक देख लो कि आपका एक्सपीरियंस कितने है, आप इंटरमीडिएट हो, आप एक्सपर्ट हो या आप स्टार्टर हो, और तो आपने अपनी चार्जेस उस हिसाब से ही लगानी है, क्योंकि आप सर्विसेज उस लेवल की नहीं दे पा रहे हो और आप उसको चार्ज ऐसा कर रहे हो तो उसका भी फायदा नहीं है। वो आपको खुद ही वो का एग्रीमेंट ही एंड हो जाएगा, फायदा नहीं। तो सबसे बेहतर यही होता है कि अगर आपको काम अच्छे से आता हो ना, आपको काम, अपने काम पे कॉन्फिडेंट है ना, तो आप अपना पूरा फोकस ही यही रख लो कि मैंने गोरे को ही पकड़ना है। वो आपको फेसबुक के ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है, आपको लिम 10 मेंबर्स वाला एक ग्रुप है, एक जंगल स्काउट वाला ग्रुप है, और वो आपको अपवर्क से मिल जाएगा अच्छा लॉन्ग टर्म गोरा क्लाइंट। इवन आप फाइवर पे अगर किसी को प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज देते हैं ना, प्रोडक्ट रिसर्च की आपने फाइवर पे गिग क्रिएट की है $30 की, $20 की, ठीक है, वो आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसको एक प्रोडक्ट दिया, लेकिन आपने उसको साथ पूरा गाइड किया कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी है, इसमें ये प्रोस एंड कॉन्स है, इसकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसमें भी चांस है कि वो आपको A to Z का दे देगा, वो आपका $30 का ऑर्डर $400 में कन्वर्ट हो जाएगा फाइवर। ये अर्निंग का ये है ना, अर्निंग का सबसे पहले तो आपने सीखना है। जब तक तो आपको काम आता ही नहीं होगा तो आप चार्जेस नहीं कर सकते। अगर आपने सीख लिया ना, आप बिगिनर हो, तो आप कहते हो कि मैं कमाना शुरू कर दूं, उसका एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आप किसी सीनियर के साथ अटैच हो जो, उसमें ये होता है कि आप कहते हो मैं काम पकड़ लूंगा, लेकिन मुझे काम आता नहीं, और मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए। सबसे पहली बात है, आप हैंड्स ऑन खुद भी कर सकते हैं, किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को पकड़ के उस पर आप हैंड्स ऑन करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये भी लाजमी मलजूम बात नहीं है कि आपके पास जब तक क्लाइंट नहीं आएगा तो आपको हैंड्स ऑन नहीं मिलेगा, ये कोई इस तरह की चीज नहीं है, वो सेलर सेंटर का थोड़ा सा है। लेकिन मेन चीज ये है कि आप हीलियम 10 को अच्छे से सीखे, आपने कीवर्ड रिसर्च खुद कर ली, आपने हंटिंग की प्रैक्टिस कर ली, आप किसी की कीवर्ड रिसर्च भी विदाउट आप उसके कर सकते हो सेलर सेंटर पे। अच्छा, ये किसी का, एक मिनट। अच्छा, तो ये होता है, तो सैलरी डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। अगर एज अ बिगिनर भी ये जो है वो आप 150 से $200 आप चार्ज कर सकते हो। आप थोड़ा मॉडरेट हो, एवरेज हो, अबव एवरेज हो, तो आप 300 से 400 तक डिमांड कर सकते हो। और अगर आप एक्सपर्ट हो, आपके पास कुछ केस स्टडीज हैं 4-5 अच्छी खासी, तो फिर आप 500 से 1000 तक आप A to Z सर्विसेज का इजीली चार्ज कर सकते हो। जी जी ब्रदर, कोरा कोरा हो गया, ये आपका लिंक्डइन हो गया, ये आपका रेडिट हो गया, ये ऐसे ऑप्शन है जो लोगों को पता नहीं, लोग इनको एक्सप्लोर ही नहीं करते। आप यहाँ पे जाओ, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बना लो, ठीक है, प्रॉपर उसका प्रॉपर सीवी हर चीज में करो, आपको लिंक्डइन से अच्छे खासे आपके कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, आपको कोरा से क्लाइंट मिल सकते हैं, आपको रेडिट से आपके क्लाइंट बन सकते हैं। तो ये 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अच्छे अच्छे ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद तो फेसबुक ग्रुप्स है ही हमारे पास। अच्छा, ये प्रोडक्ट हंटिंग का मैं अभी वही वही चीज बताने लगा हूँ कि टूल्स के अलावा हम हंटिंग करेंगे। आप आज के बाद अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो अभी इसी के लिए रखा है सेशन।
जी ब्रदर, यूएस यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में मैं कर रहा हूँ। तो हर मार्केट के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि यूके में आपकी पीपीसी के रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे आ जाते हैं। यूएस में कंपैरेटिवली हंटिंग आसान है, ठीक है। यूके में हंटिंग मुश्किल है, सैचुरेट है बहुत मार्केट। लेकिन यूके में हंटिंग मुश्किल है, लेकिन यूके में अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो रैंक करना ज़्यादा ईजी है यूके में, ठीक है। और यूएस में भी रैंक करने इतना मुश्किल नहीं रहा। अब आपको जो मैं आगे जाके चीज़ें बताऊंगा ना, अगर आप उन चीज़ों का ख्याल रख लो तो आप बहुत कम इजीली रैंक कर सकते हो। और आप वो सर्विस जब अपने किसी क्लाइंट को दोगे ना, वो भी हैरान हो जाएगा और वो भी आपको ज़्यादा पे भी अच्छा करेगा, उसके भी आप पैसे बचा रहे हो। मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी, मैंने अभी यूएस में लॉन्च की थी। अंडर $1000 लॉन्च किए, $100,000 लॉन्च किए और उस पर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो। आपने वो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस मॉडल पे जाएंगे। अभी यूके वाली जो लॉन्च है उसमें भी मैं यही कर रहा हूँ कि जो अभी हम प्रोडक्ट इसमें से फाइनलाइज करेंगे। मेरी अभी क्लाइंट के साथ बात हुई है, इसको मैंने कुछ प्रोडक्ट शो भी की थी, लेकिन वो कहते हैं अभी हम नेक्स्ट वीक एक और कॉल करते हैं तो हमने इसकी रैपिड लॉन्च करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा रैपिड लॉन्च में हम यही करेंगे कि हम थोड़ी सी क्वांटिटी उठाएंगे, हो सके 2-3 प्रोडक्ट की एक साथ रैपिड लॉन्च करें। थोड़ी सी क्वांटिटी उठाएंगे और उस प्रोडक्ट को पहले मार्केट की वैल्यूएशन करेंगे उसकी, ठीक है। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगी उसको फिर हम आगे लार्ज क्वांटिटी में सोर्स कर लेंगे। अभी हम रैपिड लॉन्च के मॉडल पे ये भी काम करेंगे पहले। ब्रदर, मेरा लिंक्डइन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे लिंक्डइन का पता है और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि एक ग्रुप है हमारे पास। एक ग्रुप है, मैं आपको बताता हूँ लिंक्डइन के लिए। वो बड़ा बड़ा जबरदस्त ग्रुप है। उसमें उसमें आपको लिंक्डइन के एक से एक एक्सपर्ट मिल जाएंगे और आपको अच्छी खासी आपकी प्रोफाइल सेटिंग में आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन उस ग्रुप में आई थिंक एंट्री लेना भी आसान नहीं है, खुद आपको अप्रोच करें शायद, लेकिन क्या पता आपको कर दें। एक मिनट मैं ये ग्रुप खोल लूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। लिंक्डइन यार, आप सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ समझना है ना, आप यूट्यूब पे चले जाओ, उस पर देख लो आप लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी है, क्या क्या चीज़ें शो करनी है कि आपको लोगों लोगों तक विजिबल हो। तो लिंक्डइन कोई ऐसा जितनी साइंस नहीं है। हाँ, ये इस ग्रुप का नाम है 365 डेज वेल्थ एंड कैश फ्लो चैलेंज बाय मोहम्मद सिद्दीक, ठीक है। 365 डेज वेल्थ एंड कैश फ्लो चैलेंज बाय मोहम्मद सिद्दीक, ये ग्रुप है। इसमें काफी लिंक्डइन के एक्सपर्ट्स हैं और यहाँ भी इवन की काफी एक्सट्रीम कॉमर्स के सारे बोर्ड के स्टूडेंट और बहुत सारे लोग इसमें हैं, सीनियर्स। तो ये ग्रुप भी बड़ा अच्छा है, आपको यहाँ से भी आप सीख सकते हैं चीजें। जी, किसके लिए लॉन्च करनी है? आपने क्लाइंट के लिए करनी है या कंपनी करनी है? 15,000 से 18,000 पाउंड बिल्कुल डुएबल है, बहुत अच्छा बजट है, किया जा सकता है। हाँ, इसमें अगर आपका बजट 15,000 है ना, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसका रिवेन्यू एटलीस्ट 10,000 पाउंड हो, ठीक है, पर मंथ। अगर उसमें फिर ये आपकी इस बजट में इजीली हो जाएगा, आपका डुएबल होगा। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट देख ले तो जिसका रिवेन्यू जो 15,000 20,000 है, 15,000 है, तो आपके बजट से वो एक्सीड कर जाएगा, आपका बजट ओवर हो जाएगा, कम हो जाएगा। चले बस अभी ऐसा करते हैं कि अभी ये हो गए सेशन, काफी क्वेश्चंस हो गए, काफी चीजें पता चल गई होंगी आप लोगों को। अभी बस मैं आज का टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ऐसी जनरल चीजें बता देता हूँ। प्रोडक्ट रिसर्च को आपने करना किस तरह, अच्छी जो तरीका है, ठीक है, जो अभी अभी जो रिकमेंडेड और अभी करना चाहिए आज कंपटीशन के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से। सबसे पहले देखें आप, हम लोग हैं ना, ये ब्लैक बॉक्स हो गया, टूल्स हो गया, टूल्स पे हमने रिलाई नहीं करना। टूल्स को छोड़ दो, टूल्स को फिलहाल भूल जाए। सबसे पहले तो आपने टूल्स को बुला देना कि मेरे पास कोई टूल है भी, ठीक है। टूल को आपने सिर्फ कब यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक पहले तो हम ऐसे करते थे कि हम ब्लैक बॉक्स से अपॉर्चुनिटी फाइंडर से अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हर बंदा नहीं कर सकता। उसमें आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगा के क्राइटेरिया आप चेंज करते हो, क्योंकि अब एक बेसिक क्राइटेरिया आप लगा रहे हो उसके अंदर, तो पूरी दुनिया में सारे लोग वही टूल यूज करें, सबको प्रोडक्ट ही शो हो रही है ऐसी प्रोडक्ट, तो फायदा नहीं है आपका, ठीक है। तो दूसरी चीज, वो जो टूल होगा, टूल उस टूल के अंदर सिर्फ अमेजोन का डाटा है, उसको सिर्फ ये पता है कि अमेजोन पे क्या डिमांड है। अब बहुत सी ई कॉमर्स में सिर्फ पूरी दुनिया की 20% प्रोडक्ट ऐसी हैं जो ई कॉमर्स पे हैं, ठीक है। 80% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अभी तक
ई कॉमर्स पे है ही नहीं। तो आपको क्या पता कि एक प्रोडक्ट ऐसी है जो अमेज़न पे नहीं है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में जाते हो, दूसरे ऑफ अमेज़न जाते हो, तो उसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज़्यादा है आपको क्या पता, और वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी भी हो। तो और अमेज़न पे कहीं न कहीं वो स्टैंड भी कर रही हो, लेकिन हमें हमारे टूल के पास उसका डाटा ना हो, हमारा टूल हमें वो चीज़ बता ना रहा हो। तो सबसे पहले तो आपने आइडियाज़ लेने हैं, और आइडियाज़ आपने ऐसे लेने हैं कि जो प्रोडक्ट इन डिमांड हो ऑफ अमेज़न। उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मैंने अभी तब तभी आपको सबसे पहले वही बताया था। एक पिंटरेस्ट है, ठीक है? पिंटरेस्ट पे आप जाओ, आप टूल डिफरेंट स्मॉल किचन आइटम्स देखो या न्यू ट्रेंडिंग आइटम्स देखो। इस तरह की कोई टूल्स देख लो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें देख लो, जो डिमांड हो, जो कोई किसी स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करे, ठीक है? कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हो किसी चीज़ का। वहाँ से उन आइडियाज़ को नोट कर लो। उसके बाद आप ब्लॉग्स पे चले जाओ, आप डिफरेंट फोरम्स पे चले जाओ, आपको इवन टिकटॉक से आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप फेसबुक पे चले जाओ, आप उसके अलावा इंस्टाग्राम पेजेस पे जाके देख लो, ठीक है? काफ़ी प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब पे जाके देख लो, यूट्यूब की वीडियोज़ में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब की वीडियोज़ के अंदर से प्रोडक्ट निकाल के उन्होंने चेक किया और वो प्रोडक्ट उनकी अप्रूव भी होगी। तो वहाँ से आपको कई बहुत अच्छी-अच्छी आइडियाज़ मिल सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी अपनी मैं बताया हुआ है यूट्यूब पर, पिंटरेस्ट का पूरा मेथड। तो सबसे पहले तो आपने ऑफ मार्केट अपनी रिसर्च करनी है, अपना आइडिया जनरेट करने हैं। और फिर उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए अमेज़न पे सिर्फ़ आपने टूल्स का यूज़ करना है, सिर्फ़ उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए। मतलब आपने पिंटरेस्ट से आपको एक प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपने उस प्रोडक्ट को जाके अमेज़न पे देखा, आपने अगर आपको उस प्रोडक्ट का कीवर्ड नहीं मिल रहा ना, आपने पता है क्या करना है? आपने आपने उस प्रोडक्ट को जो आपको समझ लग रही है ये मेरा कीवर्ड हो सकता है, तो आपने उसको अमेज़न पे जाके सर्च कर लिया, तो कोई ना कोई बंदा होगा जिसकी प्रोडक्ट उस तरह की सेम बेच रहा होगा, तो आप उसको सिंपली जाके रिवर्स एसिंग कर लोगे तो आपको कीवर्ड मिल जाएगा। और हो सकता है आपको कोई ऐसे कीवर्ड मिल जाए जो और डिफरेंट हो और नए अच्छे कीवर्ड हो जब आप रिवर्स एसिंग उस प्रोडक्ट का करो, तो वहाँ से आपको बड़ी अच्छी यूनिक प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं अमेज़न पे भी। और अमेज़न पे या फिर आपने उसको वैलिडेट करना है अपने टूल से, जो रिव्यू है, रिवेन्यू है, ठीक है? सबसे पहले तो आपने कॉम्पिटिशन देखना है। कॉम्पिटिशन देखने के बाद आपने ये नहीं करना कि वही चीज़ आपने उठा के बेचना शुरू कर दी कि जो आपको कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं, ठीक है? या उसके साथ कोई बंडलिंग कर दी। आपने ये करना है, आपने अपना डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ठीक है? कि अब जो चीज़ मार्केट में होगी ही नहीं, ठीक है? आल्दो उसका काम वही होगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह आप अपनी सोच से चेंजेस नहीं करनी है आपने उसमें। अब मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है और वो आपकी आपका ना कॉम्पिटिशन लो है उसमें और आप उसमें डूएबल है। लेकिन अब आप कहते हो मैं जो बेस्ट सेलर है उसी का डिज़ाइन उठा लूँगा जो हमें सिखाया गया। तो आपने वो नहीं करना, आपने अपना दिमाग लगाना है। और अभी मैं एक यूएस में लॉन्च कर रहा हूँ ना, तो हमने यही किया है। उसमें पेटेंट का इश्यू आ रहा था। मैंने क्या किया कि मैंने ब्लॉग्स को स्टडी किया, डिफरेंट ब्लॉग्स को उस प्रोडक्ट की, और उसमें मैंने देखा कि लोग क्या-क्या कंप्लेन कर रहे थे और क्या-क्या चीज़ें उनको चाहिए थी। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट उसका हैंडल मैंने डिफरेंट मटेरियल का लगा दिया जो लोग डिमांड कर रहे थे, और उस प्रोडक्ट में हैंडल लगता है तो लोगों ने कहा था कि ये हैंडल बहुत छोटा है, मैक्सिमम कंपैटिटर का जो बेस्ट सेलर भी थे। मैंने सप्लायर से उस हैंडल की मैंने जो है इसकी लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा करवा दी, और डिज़ाइन पेटेंट से बचने के लिए मैंने पूरा डिज़ाइन ही चेंज करवा दिया। मैंने ऐसा 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 डिज़ाइन उठाया जो पेटेंट नहीं था, उसके साथ मैंने उस हैंडल को कंबाइन कर दिया और उस हैंडल का साइज़ भी इंक्रीज़ करवा दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने तो अपना डिज़ाइन भी चेंज करके, लेकिन मैंने डिज़ाइन में वो चीज़ें चेंज की कि जो मुझे पता था ये लोग इस चीज़ को माँग रहे हैं। तो उसको लिए आपने अपनी ऑडियंस को स्टडी करना है सबसे पहले। अगर आपको पता है ना आपकी प्रोडक्ट की ऑडियंस कौन-सी है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की अच्छी खासी ईज़िली आप अपनी प्रोडक्ट रैंक भी करवा सकते हो, उसको लॉन्च भी कर सकते हो और आपको टेंशन भी नहीं होगी उस प्रोडक्ट के बारे में। रेदर देन कि आप वही सेम डिज़ाइन उठा के बेचना शुरू कर दें, जिसमें आपका बजट भी ज़्यादा लगेगा, आपकी ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है? आपका कंपटीशन भी टफ हो जाएगा। बेशक उस प्रोडक्ट में आज कंपटीशन कम नज़र आए, लेकिन डिज़ाइन तो एक ही जैसा है। कल को कोई नया डिज़ाइन ला लेगा, कोई या उसी डिज़ाइन को इम्प्रूव कर देगा। आप भी सेम चीज़ भेज रहे हो, लेकिन आप उसमें वो वैल्यू नहीं दे रहे, तो आपका फ़ायदा नहीं। आप इंट्रोड्यूस ही कोई नई चीज़ कर रहे हो जो आगे है ही नहीं, और निच भी आपकी सेम ही है। तो आप उसमें स्टैंड आउट कर सकते हो कि लोग देखेंगे यार ये बाकी सारे लोग एक ही ऐसी चीज़ भेज रहे हैं, ये बंदा है, ये चीज़ भी नई बेच रहा है और इसके अंदर कोई इसने ऐसी इम्प्रूवमेंट्स की है जो लोगों को पसंद आ रही है, और वो आपका बहुत ईज़िली आपको वो प्रोडक्ट चाहिए। तो आपने इस तरह अपनी रिसर्च करनी है। आइडिया आपने उठाना है ऑफ अमेज़न, ऑन अमेज़न भी आप पहले रिसर्च कर सको, लेकिन आपको नहीं मिल रहा ना, तो सिर्फ आप अमेज़न पर रिलाई ना करो। आपके पास पूरी दुनिया है, वहाँ से आप देखो, अपने आइडियाज़ देखो। जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे नहीं ना, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है? मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है, ये चीज़ें आपको ना किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं बताई जाएँगी, ठीक है? और ये मैं आज सुबह सेशन देख रहा था एक सेलर का, मैं सुबह ये बात सोच रहा था कि हम क्यों ऐसा मॉडल ना लाएँ कि हम अपना डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करें। तो उसी बंदे ने सेशन किया, एक बंदे का सेशन सुन रहा था मैं, और आपको भी रिकमेंड करूँगा आप सुना करें, वो है
AMPM, एक है AMPM पॉडकास्ट, यूट्यूब पे आप जाओगे ना AMPM पॉडकास्ट, इस तरह आप डिफरेंट सेलर्स का इंटरव्यू सुना करो अमेजोन यूट्यूब पे जाके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज लगाई, क्या चीजें देखी। अब मैं एक और सेलर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने यूके में लॉन्च की थी, ठीक है। तो उसने क्या किया था, वो कहता है कि सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट अपनी आइडेंटिफाई की और उसने 3 महीने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च की थी, 3 महीने लगाए थे उसने टोटल। और वो कहता है कि मैंने ऐसी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर ली थी कि प्रोडक्ट अच्छी भी थी, और उसमें मसले क्या आ रहे थे कि जो कंपेटिटर थे, पहली बात उनकी इमेज अच्छी नहीं थी, इमेजेस अच्छी नहीं थी। मैंने एक ये पॉइंट नोट कर लिया। दूसरी चीज, जब मैंने उनका सैंपल मंगवाया अपने पास, ठीक है, आप कंपेटिटर का सैंपल मंगवाते हैं, मैंने 3 से 4 कंपेटिटर का सैंपल मंगाया और सबकी क्वालिटी लो थी, और वो अच्छी खासी सेल कर रहे थे। तो मैंने अपनी क्वालिटी भी इंप्रूव की, मैंने उनकी पैकेजिंग भी इंप्रूव की, उनकी पैकेजिंग भी इतनी खास नहीं थी, और मैंने साथ में साथ अपनी इमेजेस भी इंप्रूव कर ली। और उसने आया और वो 15,000 पाउंड, 20 दिन में उसका वो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। सिर्फ आपने पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं अपने कंपेटिटर के भी और मार्केट के भी, और जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, वो उनकी डिमांड क्या है, वो आपने अपनी लिस्टिंग में, अपने कीवर्ड में, वो सारी चीजें आपने इसको इंप्रूव करना है, अपनी प्रोडक्ट में इंप्रूव करना है, और वो आपने डाल देना है। तो आपको इस तरह आप इजीली प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। वो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के क्राइटेरिया क्या होता है। 1 मिनट में जरा वो ओपन कर लूँ। अच्छा, सबसे अभी जो मैंने अपना पहला टॉपिक हाईलाइट किया हुआ था ना अपने उसमें सेशन में, कि कस्टमर डू नॉट वांट अ प्रोडक्ट, वही बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है पूरी। ये मैं असल में वही चीज कवर कर रहा था कि मतलब कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कस्टमर को सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छा, उसमें ये इस तरह ये हो सकता है, मिसाल के तौर पर आपको कस्टमर को ड्रिल नहीं चाहिए, कस्टमर को होल चाहिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं फिगर अगर आप फिगर कर लेंगे ना कि जॉब क्या है, एक्चुअल जॉब क्या है, और सोल्यूशन ऑफर कर देंगे, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, आपने सोल्यूशन पे फोकस करना है कि आपकी प्रोडक्ट सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रही है, यूटिलिटी पे आपने जाना पहले। ये पहली चीज थी। और दूसरी चीज थी इसमें, व्हाट इज अ फेल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एक फेल्ड प्रोडक्ट क्या होती है, ताकि आप खुद ही आइडिया लगा लें, खुद ही एनालाइज कर लें कि यार ये प्रोडक्ट फेल्ड है, ठीक है। तो उसका भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको साथ साथ देख के बताता जाऊँ सारी चीजें एग्जैक्टली। हाँ, सिंपल सा क्राइटेरिया आपका एक प्रोडक्ट को आपने सर्च करने का, कि जो आपकी जो फेल्ड प्रोडक्ट होती है ना, वो प्रोडक्ट होती है जिसका स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे कन्वर्जन रेट बहुत कम है, एज कम्पेयर टू 20 to 30 अदर प्रोडक्ट्स रैंकिंग फॉर द सेम सेट ऑफ कीवर्ड। मैं आपको ये पेस्ट करता हूँ पहले यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है और आपने वैलिडेट किस तरह करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पे मीट कर जाती है ना, कोई भी प्रोडक्ट, उसको लॉन्च कर सकते हो आप। ये सिंपल सा क्राइटेरिया आपने अपने जहन में रखना है, सिर्फ ये क्राइटेरिया है। अगर इस क्राइटेरिया पे आपकी प्रोडक्ट मीट कर जाती है ना, तो वो प्रोडक्ट लॉन्चेबल है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। अगर इस क्राइटेरिया पे आपकी प्रोडक्ट मीट नहीं कर रही, चाहे उसमें कितना ही लो कंपटीशन क्यों ना हो, कितना ही उसकी रेवेन्यू अच्छा क्यों ना चल रहा हो, अगर इस क्राइटेरिया पे मीट नहीं कर रही, तो समझ लो प्रोडक्ट आपकी डुएबल नहीं है, ठीक है। तो वो आप किस तरह इवेल्युएट करोगे, आप फेल प्रोडक्ट इज एसेंशियली अ प्रोडक्ट दैट हैज अ मच वर्स कन्वर्जन रेट फॉर अ सेट ऑफ कीवर्ड्स कंपेयर टू द टॉप 20 to 30 अदर प्रोडक्ट्स रैंकिंग फॉर द सेम सेट ऑफ कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप क्या देते हैं, मेरे पास प्रोडक्ट है किचन स्पैचुला, ठीक है। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसके इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी लिस्टिंग कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही, आपके बाय क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। आपकी ऑफर तो नहीं खराब, आपने प्रोडक्ट रॉन्ग तो नहीं सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आप एक कीवर्ड, अगर आपको एक प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद आपने उसको इस क्राइटेरिया से पास करना, आपने इनिशियल अपनी फाइनलाइजेशन कर ली, तो आपने बाद उसके आपने कीवर्ड्स चेक करने हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके टॉप 15 to 20 कीवर्ड्स के हैं, ठीक है।
उसके बाद जब आपने अपने 12 टू 15 टू 20 कीवर्ड्स देख लिए, उसके बाद आपने देखना है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट कैसे है। अभी मैं स्क्रीन शो नहीं कर रहा, अभी मैं स्क्रीन शो नहीं कर रहा, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुकना। अच्छा, तो मैं आपको सेट ऑफ कीवर्ड्स के बारे में बता रहा था कि आपने अपने टॉप 15 टू 20 सेट ऑफ कीवर्ड्स को आप आफ्टर लॉन्च भी देख सकते हैं, लेकिन लॉन्च करने से बेहतर ये है कि आप लॉन्च करने से पहले आपको आइडिया हो जाए कि यार ये प्रोडक्ट पे ये डुएबल है या नहीं है। उसको आप किस तरह करोगे कि आपने सबसे पहले तो आपका जो मेन कीवर्ड है उस पर तो आपने अपना आइडिया देख लिया कि यार इस पे ये है कन्वर्जन और ये इस पे है कंपटीशन। उसके बाद आपने उसके जो बाकी के जो 10 टॉप 9 टू 10 कीवर्ड्स हैं ना, उनके अगेंस्ट भी आपने पूरा उसको एनालाइज करना है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी आपने उस प्रोडक्ट को देखना है। जब आपकी इनिशियल क्लियर होगी, अगर उन 9 टू 10 कीवर्ड्स में भी आपकी स्पेस अच्छी है, ठीक है, उसमें कंपटीशन कम है, एवरीथिंग राइट है, और आपके लिए अच्छी खासी स्पेस उसमें बच रही है, तो फिर वो प्रोडक्ट वेल एंड गुड है। क्योंकि पॉसिबल ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट एक कीवर्ड पे आपके स्टैट्स चेंज है, ठीक है, और दूसरे कीवर्ड पे आपके स्टैट्स बहुत हाई कंपटीशन हो सकते हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर आप कहते हो यार मेरे 20 कीवर्ड्स हैं टोटल, 20 में से 4 कीवर्ड ऐसे हैं जहाँ पे मुझे अच्छा कंपटीशन मिले और मैं इजीली इन पे रैंक भी कर लूंगा अच्छा, लेकिन जो 16 कीवर्ड्स ऐसे हैं उन पे हाई कंपटीशन है, और तो बेशक उन 16 कीवर्ड्स में आपका मेन कीवर्ड नहीं आ रहा, लेकिन उन है तो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही ना, तो फिर उस केस में हम कहेंगे नहीं ये प्रोडक्ट ड्रॉप कर दो, आपका फायदा नहीं है। ठीक है, लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज पे हम सेपरेट सेशन करेंगे, अभी हम फिलहाल सिर्फ प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं। लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज पे फिर हम आगे जाएंगे तो वो थोड़ा और ज्यादा एडवांस चीजें हैं, तो उन पे सेशन करेंगे प्रॉपर। अच्छा, तो अच्छा मैं फिर वो बता रहा था, हाँ, तो आपने बस अपना ये आइडेंटिफाई कर लेना। अगर और दूसरी तरफ आप कहते हो यार मेरे 8 से 9 कीवर्ड ऐसे हैं जो बहुत इजीली इन पे रैंकेबल है, उनके अगेंस्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है, ठीक है, और उनके अगेंस्ट जो टॉप 10 सेलर्स हैं, टॉप 16 सेलर्स हैं, उसमें भी मेरे लिए अच्छा खासा उनके रिव्यूज बहुत कम है, और मेरे लिए अच्छा खासा उसमें स्पॉट में मेरे लिए बन रहा है, और इवन उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेरे से अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप फिर हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट डुएबल है, बेशक उसका मेन कीवर्ड पे रिजल्ट्स हाई आ रहे हैं, लेकिन बाकी कीवर्ड्स पे भी आप देख लो, बाकी कीवर्ड्स पे अगर उसका अच्छा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल लो है और आपको डुएबल है, तो उसमें भी किया जा सकता है। क्योंकि आप सिर्फ आपने सिर्फ एक, फिर अगर आप बाकी उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट अपनी रैंकिंग को, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर लोगे, और उन कीवर्ड्स पे आप पीपीसी चलाओगे रिलेटिवली, उनके कम कंपटीशन होगा, तो फिर आप मेन कीवर्ड पे भी बाद में आके टाइम आएगा कि आप मेन कीवर्ड पे भी आके रैंक हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपने देखना होता है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये फेल्ड प्रोडक्ट तो नहीं है पहले से, बिफोर लॉन्चिंग। अच्छा, अभी हम तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। थर्ड था हमारे पास सेल पेन किलर्स नॉट कैंडी। ये भी एक अच्छा है, ये भी तकरीबन वही चीज को एक्सप्लेन करते हैं जो मैंने आपको बताया ना, कि आप जो है सॉल्यूशन बेचो, प्रोडक्ट ना बेचो। तो ये भी इसी चीज को ये भी इसी चीज को काउंटर कर रहे हैं। इसका भी मतलब यही है कि आप, इसका मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अच्छा, अब कैंडी और उसमें डिफरेंस क्या है पेन किलर में? कैंडी एक ऐसी प्रोडक्ट होती है, ठीक है? ये बिफोर लॉन्च ही बता रहा हूँ, ये बिफोर लॉन्च ही बता रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट को चूज़ कौन सी प्रोडक्ट को चूज़ करें, ठीक है? अब कैंडी एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही होती, ठीक है? बस वो उसका एक स्पेसिफिक बेनिफिट होता है, किसी एक नाइस टू हैव आइटम होती है। तो एज़ अ रिज़ल्ट उसका क्या होता है, जो कैंडी प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो कम होती है। मिसाल के तौर पर फिजिट स्पिनर आप देख लो। अब ये जो फिजिट स्पिनर है ना, इसको हम कैंडी की एग्जांपल कह सकते हैं। क्यों? अब ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में सोल्ड तो हुई थी, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बस इसकी हाइप क्रिएट हुई थी और उसके बाद वो डाउन हो गया, ठीक है? तो जो कैंडी लाइक प्रोडक्ट्स होती है ना, अगर तो आप कहते हो कि यार मैं आप इसको ये भी कह सकते हो सीजनल आइटम। आप अगर तो आप कहते हो कि यार मैं थोड़े से टाइम के लिए करनी है, बस सीजनल प्रोडक्ट है, सेल उठा लूँ तो बस ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रेंडी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने हमने हमारा फोकस है, हमने एक ब्रांड बिल्ड करना है प्रॉपर। अगर आपने अपना प्रॉपर ब्रांड बिल्ड करना है तो आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं चूज करनी, ठीक है? या तो आप इसको एक सिनेरियो होता है, अगर आप ऑलरेडी 2-3 प्रोडक्ट आप सक्सेसफुल हैं और आप कर रहे हो, फिर आप ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खेलना चाहते हो, तो आप कहते हो चलो मैं एक आध कोई 2-3 सीजनल प्रोडक्ट भी एक आध ना लॉन्च कर दें साथ साथ ऐसे ही। लेकिन आप अपना ब्रांड नीचे से बिल्ड कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट के लिए ये चीज रिकमेंडेड नहीं है, फायदा नहीं होगा, आपके ब्रांड को चीज फायदा नहीं देगी, ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म चॉइस नहीं होगी। तो इसलिए आपको न्यू प्रोडक्ट आइडियाज लेके आने हैं बिजनेस में सस्टेन करने के लिए, और जिनकी ऑलरेडी डिमांड भी हो, ठीक है? उसके उसको दूसरी चीज पे आप अपने आप से पूछो कि यार आप क्या मेरी प्रोडक्ट कोई विटामिन है? विटामिन ऐसी प्रोडक्ट होती है जो लॉन्ग टर्म नीड्स को सॉल्व करती हैं, ठीक है? आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, आपको हेल्दी रखने में, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ठीक है? और अ, लेकिन जो विटामिन होती हैं वो आपको इंस्टेंटली वो बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती जो आप देख सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने एक विटामिन ली, आपको पता नहीं है कि ये कुछ कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है? लेकिन जब आप बीमार होगे, ठीक है, आप एंटी कोल्ड मेडिसिन लोगे और आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसका इफेक्ट होगा या नहीं, लेकिन ऐसा-ऐसा उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? या आप ऐसे कह सकते हो, जो जो बेस्ट विटामिन प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो किसी भी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल कर रही होती हैं। मतलब लोगों को फील करवा रही होती है कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म नीड को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है? और वो उनकी हैबिट बन जाती है। इसलिए आपने विटामिन लाइक प्रोडक्ट्स को सेल करना है रेदर देन जनरेटिंग लॉन्ग टर्म रेवेन्यू रेदर देन सेलिंग कैंडी लाइक प्रोडक्ट्स जो आपको फॉरेक्स एक ना सर्टेन टाइम के लिए ऐड देती है। इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करो ना, सबसे पहले आप अपने आप से पूछ लो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले कि यार ये प्रोडक्ट कैंडी है या विटामिन है, ठीक है? ये कोई इमीडिएट नीड को फुलफिल कर रही है या लॉन्ग टर्म नीड को फुलफिल कर रही है, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपके बाल गिरे, ठीक है? और आप बहुत सारा पैसा लगाओगे उसको ग्रो बैक करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए अब ये चीज़ ऐसी है कि लोग इस चीज़ पे पैसे लगाएँगे, लोगों को पता है अपनी फिजिकल अपीयरेंस को पूरा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जो भी अमेज़न के बेस्ट सेलर होते हैं ना, इसका मकसद ये है कि आपके जो अमेज़न के बेस्ट सेलर होते हैं वो ये होते हैं, किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो पेन किलर हो, कैंडी ना हो। तो ये मकसद होता है कि पेन किलर और कैंडी में इससे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि आपने किस प्रोडक्ट में जाना है, किस प्रोडक्ट में नहीं जाना। अच्छा, असल में अब हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन फॉर ऑडियंस लॉन्च और एवरीथिंग यू नो अबाउट निच इज़ रॉन्ग। अब ये 2 टॉपिक है ना, ये इटसेल्फ एक बहुत लंबी डिबेट है। तो इसको हम फिर कवर कर लेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि फिर आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी थी पहले क्वेश्चन आंसर के सेशन में, तो साथ मैंने आपको ये चीज़ें भी बता दी और उसका टाइम भी खत्म कम हो रह गया। तो इसको हम एंड करते हैं, ठीक है? और अभी आपको कुछ समझ आ गई है तो मुझे मैसेज में बता दें सर। और इसको सेशन को ना एक दफ़ा लाज़मी दोबारा सुन लेना, बेशक 2 दफ़ा सुन लेना, और फिर आपने उस तरीके से अपनी हंटिंग करनी है। फेल प्रोडक्ट का ये है कि एक सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं, 15 टू 20 सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं, ठीक है? उन स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड्स पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर 16-17 आपने कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं टॉप उस प्रोडक्ट के, ठीक है? उस पे आपका 2 या 3 कीवर्ड पे तो आप कह रहे हो इंक्लूड, बेशक उनमें मेन कीवर्ड क्यों ना आता, लेकिन बाकी कीवर्ड्स के अगेंस्ट जब आप उसको इवैल्यूएट करते हो ना, तो उसका कंपटीशन हाई आ रहा है ओवरऑल, तो हमारे पास स्पेस कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम इस केस में उस प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं।
रादर देन सेट ऑफ 16 to 20 कीवर्ड में से 10 से 12 कीवर्ड ऐसे हैं आपने उनके अगेंस्ट जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है, ठीक है, और जो है आपके लिए स्पेस अच्छी खासी है टॉप 10 में आने के लिए उन सेट ऑफ कीवर्ड्स के लिए, और उनका सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, मॉडरेट है, कोई 2000 3000 4000 5000 उनमें आपका मेन कीवर्ड भी आ जाता है। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि यार बेशक मेन कीवर्ड के अगेंस्ट थोड़ा सा कंपटीशन हाई आ गया, लेकिन बाकी चीज़ें इसकी ठीक है, इसका ट्रेंड अच्छा है, ये प्रोडक्ट ऐसी है जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, बाकी इसकी डिज़ाइन में अपनी इंप्रूवमेंट्स ला सकता हूँ, कंपेटिटर्स को कंपटीशन दे सकता हूँ, और बाकी बाकी कीवर्ड्स पे मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ, तो उस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, हर प्रोडक्ट की एवरी प्रोडक्ट इज लॉन्चेबल, ये अपने माइंड में पहले हर प्रोडक्ट लॉन्चेबल है, बस राइट स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, आपको एक दफ़ा मेन सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये ऐसी चीज है जिस पे लोग पैसे लगाना चाहेंगे, उनकी नीड है, कोई उनकी अब बाल उनकी नीड है, बालों पे आप उनको जो भी प्रोडक्ट दे दोगे वो बाय करेंगे और ट्राई करेंगे। ज्यादा आगे हो गया। देखो जब आपके पास एक मेन कीवर्ड है ना, आपने सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंक नहीं होना। अमेज़न जब आप किसी प्रोडक्ट का रिवर्स सेसिंग करते हो सेरिब्रो में, उस पे आपको सिर्फ मेन कीवर्ड नहीं दिखाता, वो आपको किसी के 1000 कीवर्ड दिखाता है, किसी के 800 कीवर्ड दिखाता है, किसी के 600 कीवर्ड दिखाता है, ठीक है। तो जो जितने ज्यादा कीवर्ड पे रैंक वो होगा ना, कोई सेलर, इसका मतलब उसने उतनी उसकी कीवर्ड इतनी अच्छी रिसर्च इतनी अच्छी है, और उतनी अच्छी कीवर्ड के अगेंस्ट वो अपनी यूज कर रहा है, जो चाहे वो स्मॉल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है, वो मेन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। तो कीवर्ड की जो पूरी साइंस है ना, कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है, कीवर्ड की टाइप क्या होती है, और किन किन कीवर्ड पे हम रैंक किस तरह करते हैं, अपनी लिस्टिंग में किस तरह इंक्लूड करते हैं, और मैक्सिमम कीवर्ड किस तरह होने चाहिए, तो वो उसके कीवर्ड रिसर्च पे सेपरेट सेशन करेंगे हम। इस सेशन के बाद जो होगा ना, उसके पास कीवर्ड रिसर्च के सेशन शुरू हो जाएंगे। सिर्फ मेन कीवर्ड नहीं होता, आपकी कीवर्ड रिसर्च एक अच्छा खासा टॉपिक है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च नहीं ठीक होगी ना, तो ना आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, ना आप पीपीसी कर सकते हो, ना आप अपना प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हो। तो प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च पे इसलिए मैं फोकस ज्यादा करवा रहा हूँ कि अगर आपको ये दो चीजें आ गई तो आप कंटेंट भी लिख लोगे, आप पीपीसी भी अच्छी चला लोगे, सब कुछ आप कर लोगे, ऑर्गेनिक रैंक भी करवा लोगे, गिव अवेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जी ब्रदर, ये तो अभी अभी आगे आगे बहुत उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशंस रहेंगे। जो लोग रिमूव हो गए ना, मैं बता रहा हूँ, अभी पता ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या चीजें मिस की हैं, और अभी शायद जो रहेंगे उसमें से भी कुछ निकल जाएंगे, क्योंकि अभी ग्रुप में जितने बंदे हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया सारा। तो अभी हम नया अभी क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों को ऐड करने, क्योंकि हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वो करें, ट्रेन करें। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम। जी आप हैंड रेस किया था। जी हमजा भाई, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, कीवर्ड के हवाले से पूछना था। हमजा भाई, जब मैंने फॉर सपोज मैंने अपने कॉम्पिटिटर 3 कॉम्पिटिटर्स ढूंढ लिए, मैंने इन 3 कॉम्पिटिटर्स के एसन कॉपी कर लिया, और इन एसेंस को कॉपी करके मैंने जाके हीलियम 10 पे जाके रिवर्स सेरिब्रो करके उनकी कीवर्ड्स निकाली। तो हमजा भाई, अगर फॉर सपोज मैंने मिनिमम सर्च वॉल्यूम रखा है 1000, कि भाई मिनिमम सर्च वॉल्यूम पे 1000 शो कर रहा है, तो अगर वो मुझे 150 कीवर्ड शो करता है 1000 पे, तो क्या मुझे सर्च वॉल्यूम को और बढ़ा के कीवर्ड्स को शॉर्ट करना चाहिए, या 150 में से शॉर्ट लिस्टेड करनी चाहिए? पहला सवाल ये है। आप इसका या तो आंसर कर दें, फिर मैं दूसरा पूछूं, या दूसरा भी पूछ लेता हूँ, जैसा आपने। अच्छा, टाइम थोड़ा सा रह गया, मैं इसका ये डिपेंड करता है कि आप कर रहे क्या हो। अगर तो आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो ना, तो उसके लिए तो आपको ऑब्वियसली आपको ऐसे कीवर्ड चाहिए जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, तो आप उस अगेंस्ट अपने स्टैट्स को इवैल्यूएट करते हो जिस तरह करते हैं हम। उसके लिए आप मिनिमम लगा देते हो, यूएस में कर रहे हो 10,000 का लगा देते हो, ताकि आपके पास सिर्फ वो कीवर्ड्स हैं जो एग्जैक्ट मेन कीवर्ड्स हैं, जो जिनके अगेंस्ट आप प्रोडक्ट को चेक कर सको। अब अगर आप ऐसे कीवर्ड्स जब आपने प्रोडक्ट देख ली ना, अब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने टॉप 3 यानी टॉप 10 कंपेटिटर्स का रिवर्स सेसिंग करते हो, और उसकी पूरी रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। उसमें से आप देखते हो कि 1000 आपने टारगेट किनको करना है, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को 1000 से 2000 वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को अलग कर लेते हो, जो मेन जिनका ज्यादा बहुत हाई सर्च वॉल्यूम कंपटीशन उनको अलग कर लेते हो।
वो फिर उन्हीं कीवर्ड्स की आप टारगेटिंग करते हैं, क्योंकि जो अब जितना कम सर्च वॉल्यूम होगा उतने कम पे उसका आपको रैंक करना आसान होगा। लेकिन सर्च वॉल्यूम के साथ-साथ ना वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसीडर करना होता है कि उन कीवर्ड्स को आपने अपनी पीपीसी में चलाना है, लिस्टिंग में डालना है, तो वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। तो वो अगेन कीवर्ड रिसर्च वाले सेशन में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ हमजा भाई कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपने मेन कीवर्ड जी, देखने हैं, जी। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने फिर सारे देखने होंगे। लो सर्च वॉल्यूम वाले भी, हाई सर्च वॉल्यूम वाले सारे। ठीक है। हमज़ा भाई अगर मेरे पास क्या मैं इस चीज़ को प्रेफ़र करूँगा, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने प्रोडक्ट भी ढूँढ लिया हमज़ा भाई, मैं उसको लिस्ट करने जा रहा हूँ, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। तो क्या मैं इस चीज़ को प्रेफ़र करूँगा कि जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, मैं सिर्फ़ उन्हीं कीवर्ड्स को इंक्लूड करूँ? और एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए मुझे कितने कीवर्ड्स चाहिए होते हैं हमज़ा भाई? अच्छा, देखें जितना बड़ा कीवर्ड होगा ना, उसके अगेंस्ट आप नए सेलर